Hello everyone, welcome to our JEE with G series. I am Sonali from Learno Hub, free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ JEE with G series वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट डॉन 4। तो आपने देखा था टिल कॉन्सेप्ट डॉन 3 हमने अच्छे से कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को समझ लिया था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी को। तो यहाँ पे समझिए कि कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी को चेक किया जा सकता है और कैसे हम क्वेश्चन को देखते के साथ समझ सकते हैं कि कहाँ पे होगी ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट इट टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है डिफरेंशिएशन। आई एम श्योर सबने इसका नाम सुना होगा। जब हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर किया था तो वहाँ पे आपने देखा था ना कि हमने कैसे भी किसी फंक्शन को निकाला था डेरिवेटिव। तो उसी प्रोसेस को जिसमें हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उसे ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। गॉट इट? दैट मीन्स ये प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। आर यू गेटिंग दिस? और आपने सुना होगा वर्ड डिफरेंशिएबिलिटी। उसका क्या मतलब होता है? जिस भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो एबिलिटी है फंक्शन की डिफरेंशिएट करने की, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन की एबिलिटी अगर किसी फंक्शन में है तो वहाँ पे हम बोलते हैं इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको थोड़ी देर अगर आप नोटिस करोगे, ध्यान दोगे तो बातें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो दैट मीन्स इतना क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। करेक्ट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो जैसे आपने देखा था ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में कि अगर हमारे पास साइन एक्स होता था तो हमने बोला था कि भाई इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख दूँ कि दिस इज नथिंग बट साइन एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव कॉस एक्स है वो क्या कहलाता है? उसको हम डिनोट कर सकते हैं आइदर एफ डैश एक्स से, ये यहाँ पे लिखा गया है, दैट मीन्स वी कैन डिनोट इट बाय एफ डैश एक्स। तो इसे हम लिखेंगे दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स। या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी नीचे होता है उसे हम बोलते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में होता है, हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, हमने इसे डेरिवेटिव लिया है, डिफरेंशिएट किया है। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल था वो एक्स था, एफ ऑफ एक्स में एक्स वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट किया, तो दैट्स वाई डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहलाता है। और इसे भी हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस एक्स। डन? इन केस अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने अज्यूम किया था लेट एफ ऑफ एक्स वॉज साइन एक्स, बट जब हम अज्यूम कर लेते हैं वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो फिर हम जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं इसका, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? जस्ट सेम लाइक एफ डैश एक्स जैसे हमने किया था, यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई डैश। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसे हम बोलेंगे नथिंग बट कॉस एक्स। या तो फिर आप क्या लिख सकते हो? डी डी एक्स ऑफ वाई, दैट मीन्स इसे हम शॉर्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, और इसका भी मतलब वही होगा दैट दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड वन मोर वे ऑफ राइटिंग इज कि कभी कभी हम y1 भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम y2 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये भी आपने देखा था ना डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब किए थे तो सर ने आपको पढ़ाया हुआ था ना कि वहाँ पे हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो उसको लिखने का तरीका y1, y2, y3 एंड सो ऑन लिख सकते हो। तो y1 का मतलब क्या हुआ? नथिंग बट dy अपॉन dx, और इसे भी हम बोलेंगे यहाँ पे इन दिस केस दिस इज नथिंग बट cos x। अगर मैं y2 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि y2 इज नथिंग बट d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब हमने y को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x। अंडरस्टूड? इसलिए y के ऊपर पावर नहीं रखा, y को हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हमने इसे d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि डी डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा? y का, दैट मीन्स डी आई अपॉन डी एक्स जो निकाला है हमने, है ना? यही मतलब है ना इसका, दैट डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने क्या निकाल के रखा है? कॉस एक्स। तो बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट
डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता था, परफेक्ट, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। और आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ कि माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, नथिंग बट माइनस वाई। दैट मीन्स वाई टू की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, माइनस ऑफ वाई। करेक्ट। तो ये था सिंपल जो आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसी को मैं रिकॉल करा रही हूँ और आपको बस बता रही हूँ कि हाउ वी कैन राइट, हाउ वी कैन डिनोट किसको, डिफरेंशिएशन को। तो या तो एफ डैश एक्स लिखो, डी डी एक्स लिखो, या तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, या वाई डैश लिखो। ये आप देख सकते हो कि कब हमें किसे कैसे लिखना है। अंडरस्टूड। तो चलो, अभी भी हमने बात करी थी ना डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का भी मतलब वही होता है जो मैंने आपको समझाया। अगर किसी फंक्शन में वो एबिलिटी है जिससे वो डिफरेंशिएट हो सकता है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। करेक्ट। दैट मीन्स अगर हम किसी फंक्शन को बोल रहे हैं कि वी आर एबल टू फाइंड दैट डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स हम लिख सकते हैं। और इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है, जैसे आपने साइन एक्स का निकाल लिया था कॉस एक्स, तो याद ही होगा ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने लगाया हुआ था ऑफ डेरिवेटिव, और उसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखा था और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने हर जगह डेरिवेटिव निकाली थी किसी फंक्शन की। जैसे कि जब भी हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स होता था, टू द पावर n होता था, तो हम क्या बोलते थे, y डैश, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता था उसे हम क्या बोलते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। राइट। याद है ना ये बात अच्छे से। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ कि y इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y डैश जो होगा उसे हम 2x लिख सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद है, बट ये सारी चीज़ें आती कैसे थी, बाय यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। करेक्ट, यही होता था ना। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो है उसकी आई एम श्योर आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग पता होगी। अगर नहीं पता है तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ओके, तब सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलो, मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने वाले हैं। तो लेट अस अस्यूम मैंने कोई भी एक फंक्शन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन ड्रॉ किया है, लेट अस अज्यूम मैंने इस पॉइंट पे, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये x है। ठीक है, मैंने यहाँ पे y लिया है x एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पे मैं fx को, दैट मीन्स फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। तो x पे यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, ऑफ कोर्स f ऑफ x मिल रही है। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो फॉर्मूला आपने याद किया है वहाँ क्या किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x प्लस h किया था, माइनस fx किया था, डिवाइडेड बाय h किया था। राइट, यही किया था ना। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जस्ट सोच के देखना जरा, x प्लस एच, तो सबसे पहले x प्लस एच को मूव करते हैं, हम लोग चेक करते हैं यहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं। x प्लस एच दैट मीन्स x के बाद ही होगा कहीं। तो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना पॉइंट जहाँ पे हम इसे x प्लस एच बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो ड्यूरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही हम बोल रहे हैं ये h है। हालांकि ये दिखने में यहाँ काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट वी हैव टू अज्यूम कि ये h जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, मैं उसे भी प्लॉट करके दिखाऊंगी। तो x प्लस एच है अगर, तो मैंने यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखनी चाहिए तो मुझे क्या दिख रहा है, इस जगह पे मुझे कुछ नहीं बल्कि क्या दिखेगा, f ऑफ x प्लस एच दिखेगा या नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स दिखेगा। करेक्ट, जो भी हम पॉइंट रखते हैं फंक्शन की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग ले लेती है ना, यही होता है। अब सोचो कि मैंने जो यहाँ पे इस डिफरेंस को निकाला, दैट मीन्स जो रेशियो निकाला है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसका बेसिक मीनिंग है क्या, ये कुछ नहीं बल्कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस एक्स, तो क्या कोई गलती होगी, नहीं। राइट, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय दिस h, बिकॉज x कैंसिल हो जाएगा। राइट, यही रेशियो है ना। और ये रेशियो का मतलब क्या है, अगर मैं इस पिक्चर में, इस ग्राफ में देखना चाहूँ कि इस रेशियो का मतलब क्या है, तो कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज नथिंग बट वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से अगर मैं मैच कर दूँ तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूँ। इज इट विजिबल टू एवरीवन? तो चलो मैं दूसरे कलर से बना दूँ। दैट मीन्स मैं यहाँ जो मैंने यहाँ प्लॉट किया है उसका मतलब कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये एंगल थीटा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो सबको पता है p/b होती है। राइट, कोई भी एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल में, दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दिस डिस्टेंस इज यही है ना, f ऑफ x प्लस एच अब माइनस एफ ऑफ एक्स
यही है ना, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, आराम से लिख सकती हूँ। डिवाइड बाय, अगर मैं बेस लिखना चाहूँ तो बेस का क्या मतलब है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, दैट मीन्स नथिंग बट एच, करेक्ट। दैट मीन्स ये हमें क्या दे रहा है, tan थीटा दे रहा है। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप है इस लाइन का, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने प्लॉट करी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, दैट मीन्स अगर ये P है और ये पॉइंट Q है तो PQ लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है, उसी का नथिंग बट स्लोप है ये, वही मतलब होता है ना। ये सारी बातें तो एकदम अच्छे से क्लियर है हमें, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो h था, अभी तक लिमिट की कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस आई ही नहीं, ये हमने सिंपल तरीके से इसको मीनिंग देखा है कि क्या मतलब होता है यहाँ इस रेशियो का, करेक्ट। तो इतने रेशियो का मीनिंग तो हमने भाई देख लिया। व्हाट अबाउट दिस लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब है, लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब यही है कि हमने यहाँ पे अब क्या करना शुरू किया है, हमने यहाँ पे ये जो h डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है अपना, इसको हमने रिड्यूस करना शुरू किया है। रिड्यूस करते करते इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचोगे, हर जगह अगर सोचो कि मैंने इस पॉइंट पे देखा, दैट मीन्स ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, तो दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊँ तो ये इस तरह का दिखेगा, करेक्ट है ना। अब सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मूव करूँ, करते करते मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाऊँ जो कि जस्ट नियर टू एक्स है, समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स जस्ट इसके बिल्कुल नेबरहुड में है, एकदम से एक्स के पास अगर है, ठीक है। तो अगर एकदम से एक्स के पास में है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ये वही पॉइंट है। अगर ऑलमोस्ट ये वही पॉइंट है, अगर एक्स के साथ प्लस में 0 0 0 0 100 टाइम्स 0 के बाद 1 लिख दूँ, तब भी तो वो 0 के बराबर नहीं हुआ, समझ रहे हो आप बात, दैट मीन्स एक्स के बराबर नहीं हुआ यहाँ पे, जहाँ मैं 0 नहीं ले रही हूँ एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के जस्ट नेबरहुड में है, एग्जैक्ट एक्स के ऊपर नहीं लाई कर रहा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे उसे ड्रॉ करना चाहो तो क्या आपको इस पॉइंट पे वो टैंजेंट जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल राइट। दैट मीन्स पी पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा वो बिल्कुल वैसा दिखेगा जब h टेंड्स टू 0 है। दैट मीन्स जब भी हमने h की वैल्यू इतनी छोटी ले ली जिसमें कि वो एकदम 0 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x के बाद कोई डिफरेंस है ही नहीं ज़्यादा। इसका मतलब वन पॉइंट पे हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और जब भी किसी भी कर्व के ऊपर कहीं पे भी हम एक पॉइंट पे बनाते हैं एक लाइन, इसका मतलब वो क्या होता है, टैंजेंट, समझ रहे हो। इसका मतलब ये जो टैंजेंट है, इसी टैंजेंट का जो हमने स्लोप लिया है, दैट मीन्स जो थीटा है वहीं से हमारे पास आया है टैन थीटा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि टैन थीटा जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे हम उसकी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब बात समझ में आई आपको, कैसे हमने यहाँ पे इस रेशियो में h टेंड्स टू 0 कर दिया और उसे बोला है दिस इज नथिंग बट f डैश x। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैसे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं और ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होता है। तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या मतलब है, अब हमने क्या किया, x को हटा के एक पॉइंट C ले लिया है, ठीक है। अगर जब भी हम बात करते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे, तो इतना ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि वो फंक्शन के डोमेन के अंदर ही लाई करेगा। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उस डोमेन में तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात करेंगे ही नहीं ना। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, दैट मीन्स C इज इनसाइड दैट डोमेन, वो बाय डिफॉल्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कंटिन्यूटी के बाद तो इतनी बातें आप समझ ही चुके होंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे C पे अगर हम यहाँ डेरिवेटिव चेक करना चाहें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहें, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे हम f डैश x लिख रहे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, f डैश c लिखेंगे, ठीक है। या तो फिर हम d dx ऑफ, जहाँ पे f ऑफ x लिख रहे थे यहाँ पे f ऑफ x, कब जब ये c वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स एक ऑब्लिक देके एक लाइनिंग स्टैंडिंग लाइन देके हम c लिख देते हैं उसके बेस में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट द प्रीवियस केस में जैसे हमने क्या किया था, वहाँ पे f ऑफ x लिखा था पहले, माइनस हमने लिखा था दिस पॉइंट, दैट मीन्स आप यहाँ समझो डिफरेंस, f ऑफ x प्लस h लिया था, इसका मतलब क्या था, x से जस्ट बाद में माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया था। तो सिमिलर वे में हमने यहाँ क्या कर रखा है, f ऑफ x करेंगे माइनस f ऑफ c करेंगे, माइनस डिवाइड बाय x माइनस हमने c किया है। दैट मीन्स हमेशा ये कैसे याद रखोगे, दैट इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ 0 by 0।
दैट मीन्स जब भी हम यहाँ बात करेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी की, तो आप एकदम सिंपल तरीके से ये लॉजिक माइंड में बिठा लो कि ये आपका फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब ये 0/0 का फॉर्मेट ले रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या मतलब है यहाँ देखो, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c, इसका मतलब जब आप x टेंस टू c कर रहे हो तो जस्ट अगर आप x इक्वल्स टू c रख दोगे तो ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में क्या होगा 0, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म है या नहीं है, है ना। अब इसको समझो, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। सेम तरीके से जैसे मैं कोई भी एक कर्व बना रही थी, तो अब चलो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ जो लिया है वो कुछ नहीं बल्कि c है, तो ऑफकोर्स इस पॉइंट पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, f ऑफ c मिल रही है ना, यही मतलब है। अब f ऑफ c हमें यहाँ पे मिली है। अब यहाँ जो बोला गया है वो ये बोल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो हमने भी क्या देखा था, x जब लिया था हमने पॉइंट तो x प्लस h लिया था दूसरा पॉइंट, राइट। वैसे ही हमने चेक किया था वो रेशियो। तो सेम तरीके से यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ, अब वो x जो पॉइंट है वो या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसका बेसिक फंडा ये है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ लिमिट x टेंस टू c प्लस, ठीक है, या तो मैं बात करूँ लिमिट x टेंस टू c माइनस की, ओके तो दोनों ही केस में दैट मीन्स c के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, c के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब हुआ कि राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसकी, और उसी को हम बोलते हैं LHD एंड RHD एट दैट पॉइंट c। अब इसको लिखा कैसे जाता है ये समझना, ठीक है, ध्यान रखना एकदम कायदे से। c प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c करोगे तो कितना हो जाएगा, नथिंग बट h। गॉट इट? तो दिस इज नथिंग बट योर RHD, ठीक है, एट c। अंडरस्टूड? जब हम LHD की बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस हमने किया है, दैट मीन c के जस्ट पहले लिया है ये पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ c माइनस h करेंगे, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, सेम तरीके से जस्ट हमने क्या किया है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो था अपने डेरिवेटिव का, उसी फॉर्मूले में हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लगाया है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है। गॉट इट? तो हम यहाँ क्या करेंगे, c माइनस किया है दैट मीन c माइनस h करेंगे। ऑफ कोर्स माइनस हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने चेक करी है, करेक्ट। तो यहाँ पे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c हो गया, डिवाइड बाई क्या होता था x माइनस c। तो सेम तरीके से अगर x माइनस c करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस c में यहाँ पे c माइनस h माइनस ऑफ c, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ माइनस h बचेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एकदम ध्यान रखना मैं क्यों यहाँ पे स्टार मार्क लगा रही हूँ, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। ये जो माइनस h है ना यहाँ पे, इसे काफ़ी बच्चे बाय मिस्टेक सिर्फ प्लस h लिख देते हैं। सो दिस माइनस साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अंडरस्टूड द पॉइंट? क्यों हमने यहाँ पे इस तरह से किया है, सेम तरीके से आप बस इतना ध्यान रखना कि जो भी हम अंदर की ब्रैकेट में रखते हैं उसी में से हम यहाँ पे जो भी है उसको माइनस करते हैं। जैसे लास्ट केस में क्या था, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाई x माइनस c। सेम तरीके से हमने यहाँ क्या किया है, c प्लस h माइनस c, और यहाँ पे तभी हमारे पास h मिला, और सेम तरीके से c माइनस h माइनस c करेंगे तो माइनस h मिलेगा। इस फॉर्मूले में भी देखो x माइनस c किया है, वहाँ नीचे भी x माइनस c किया है। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट की कैसे आ रहा है? अब यहाँ पे भी आप वैसे ही देख लो, अगर इस पॉइंट पे हमें देखना है दैट मीन्स जब भी मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट, अगर ये अपना c प्लस h होता, अगर सोचो कि दिस इज योर c प्लस h, इसका मतलब इस h को जब आप करीब करीब ले आओगे इसके पास, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ही ड्रॉ होगा। करेक्ट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। सेम तरीके में जब c माइनस की तरफ भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स इस केस में हमेशा ध्यान रखना, इधर आप लेफ्ट हैंड साइड चलो या राइट हैंड साइड चलो, दोनों ही केसेस में जब भी अपना जो टेंजेंट का स्लोप है इक्वल होता है तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है फंडा? समझ में आ रही है बात? तो चलो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पे लिख लो कि क्या होती है अपनी LHD और क्या होती है RHD एक बार फिर से। जैसे ही मैं पहले अगर LHD बोलूँ एट किसी भी पॉइंट C पे तो क्या होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। C पे बोला है दैट मीन सबसे पहले लिमिट x टेंस टू हम क्या करेंगे, C माइनस,
गॉट इट, अंडरस्टूड। अब देखो जैसे C माइनस और C प्लस किया है तो यहाँ आप बोलोगे H है और H है क्या, हमें नहीं पता। तो इसी के लिए इस C माइनस की जगह पे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्चुअल मीनिंग यहाँ क्या होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दैट दिस इज नॉट x टेंस टू C माइनस, क्योंकि हमने जैसे ही LHD लिखा यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि C माइनस ले रहे हैं और यहाँ अब हम लिखेंगे h टेंस टू 0 और यहाँ क्या करेंगे f ऑफ C माइनस में करना है, LHD है तो C माइनस H एंड देन माइनस ऑफ C डिवाइडेड बाय माइनस H, दिस विल बी योर रियल LHD। गॉट द कॉन्सेप्ट। कहाँ से ये बन के आया है, इस कॉन्सेप्ट से हमने इसे यहाँ पे निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर LHD। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने x टेंस टू C माइनस रख के समझाया था, तभी हमने यहाँ C माइनस H किया था। बट ये जो H ले आए थे अननोन, उसको तो हमें कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो अननोन रहेगा। और वही अननोन की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, C माइनस H किया है, माइनस ऑफ C डिवाइड बाई माइनस H, तभी ये LHD है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड सॉरी डेरिवेटिव। डी का मतलब डेरिवेटिव, अगर LHL बोलते थे तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट होता था। यहाँ पे क्या है, LHD है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। क्लियर, अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर मैं RHD लिखना चाहूँ तो अब मुझे बताओ ये क्या होना चाहिए, इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। अगर RHD लिख रही हूँ इसका मतलब दिस विल कम फ्रॉम हियर, राइट। तो यहाँ पे हमने C प्लस किया था तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, h टेंस टू 0, बिकॉज वो अननोन जो है उसे हम अननोन छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ h टेंस टू 0, अब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ C प्लस h, बिकॉज हमने राइट हैंडेड डेरिवेटिव पे चूज किया है। दैट मीन्स ये C से आगे बढ़ेगा तो C प्लस h करेंगे, ठीक है, डन। माइनस सेम तरीके से f ऑफ C डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, C प्लस H माइनस C किया है, सो दैट्स वाई दिस इज H। सो दिस टू फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम बोलते हैं कि फंक्शन जो अपना डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये जो लिमिट हम निकालेंगे दैट मस्ट बी एग्जिस्टिंग, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। और किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या रूल होता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। और वही तो है ये कि LHD एज वेल RHD अगर यहाँ इक्वल होगा तभी उस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा। तो समझ रहे हो बात को, कैसे लिमिट के हम कॉन्सेप्ट को लगा के यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और बात करते हैं कि क्या फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अब सारी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि किस पॉइंट पे अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मजबूत करते हैं। क्या है यहाँ, इफ f डैश x एग्जिस्ट, अभी देखा था ना मैंने पिछले ही स्लाइड में क्या बताया था कि एग्जिस्ट करना चाहिए का मतलब क्या होता है, जो लिमिट बताया था f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाई x माइनस c, जबकि x टेंस टू c है तो वो क्या होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अंडरस्टूड, समझ रहे हो। तो अब देखना कैसे हम रिवर्स फॉर्म में चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब ये एग्जिस्ट करता है देन लिमिट, जब x टेंस टू c a है यहाँ और x इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस a है, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी कितनी होगी ये आपको बताना है। कंफ्यूजन में गलती से भी आप डैश a डायरेक्टली देख के आंसर मत कर देना, ध्यान से देखना। हमने क्या देखा है, अगर f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब कि अगर f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब f डैश a भी एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, यही है ना। अगर f डैश a एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू a होगी। और आप मुझे बताओ परफेक्ट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो आपने देखा यहाँ हमें LHD और RHD लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब लिमिट शुड बी एग्जिस्टिंग, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, याद है ना, हम जब लिमिट के बारे में भी बोलते थे कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली हम x टेंस टू जो भी वैल्यू होती थी लगाते थे, करेक्ट। ये नहीं कहते थे कि वो वैल्यू प्लस या माइनस, राइट। जब हमें चेक करना होता था तभी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करते थे वहाँ पे लिमिट। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी अगर अपना फंक्शन का डेरिवेटिव दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जस्ट बोलेंगे कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, और दैट मीन्स इसका मतलब f डैश a जो होगा उसकी वैल्यू इतनी ही होगी। बट अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ है लिमिट x टेंस टू a है और यहाँ है x इंटू एफ ऑफ a
माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए वो तो एज इट इज़ मौजूद है, बट इसके न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। अगर ये x यहाँ पे भी होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कॉमन लेके आराम से निकाल सकते थे। बट इन दिस केस व्हाट कैन वी डू, टेल मी। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा तिकड़म लगाना होगा सो दैट ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म को यहाँ इंक्लूड कर ले, तो हमें वैल्यू लिखने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं, राइट। तो चलो अगर इसमें हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होना चाहिए, राइट। बट यहाँ एक्स के साथ एफ ऑफ ए है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक्स टेंस टू ए एज इट इज़ रहने दूँ। एक वैल्यू अगर मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ ए ऑफ एफ ऑफ ए, तो माइनस भी मुझे ये वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि a इंटू एफ ऑफ ए कर रहा है, दैट मीन्स ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो किसी भी फंक्शन में मैं कांस्टेंट वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, करेक्ट। +2 -2 करोगे तो कोई दिक्कत होगी किसी इक्वेशन में, नहीं ना, किसी भी एक्सप्रेशन में, बिल्कुल नहीं। तो सेम मैंने वही काम किया है यहाँ, डन। तो अगर मैंने ये काम किया तो उसके साथ जो चीज़ें बाकी थी उसे तो मैं नहीं छोड़ सकती, उसे भी एज इट इज़ रहना पड़ेगा। तो चलो उसको रख देते हैं। सो दिस वन वॉज a इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, अब क्या हो गया हमारे पास x माइनस ए, डन, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचना, हमें मेन मकसद हमारा क्या था कि इसमें हमें इसे इंक्लूड करना था। तो अब जरा सोचो यहाँ कि एफ ऑफ ए यहाँ पे है और साथ में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ये तो पहले से था, बट हमने अभी एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड किया है, ए इंटू एफ ऑफ ए। तो अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स यहाँ और एफ ऑफ ए को साथ में रखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं माइनस ए कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल। तो चलो अगर मैं यहाँ से माइनस ए कॉमन लूँ तो मुझे क्या दिखेगा, जरा देखना ध्यान से। माइनस ए कॉमन लेते के साथ मुझे मिला यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख डाला। अब मैंने माइनस ए कॉमन लिया है तो क्यों ना मैं इस फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है इसमें से मैंने माइनस ए कॉमन लिया तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिला यहाँ से, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए मिलेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ देखो ये जो हमारी वैल्यू है वो एक्चुअल में है क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है एज इट इज़ है, और हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में तो एक्स माइनस ए ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं एज इट इज़ एक्स माइनस ए के फॉर्म में, ठीक है। अब ये तो काम हमने फर्स्ट एंड लास्ट का कर लिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एफ ऑफ ए कॉमन दिख रहा है ना। तो चलो प्लस में अगर एफ ऑफ ए कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म में तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए मिल रहा है, बिल्कुल, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। नाउ जस्ट टेल मी, लिमिट में आपको पता है रूल कि हम यहाँ पे अलग अलग से फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट, कर सकते हैं ना। f1x प्लस f2x अगर होता है तो लिमिट को हम दोनों साइड में सेपरेट करके लिखते हैं। दैट मीन्स ये पूरा टर्म अब एक हो गया और ये पूरा टर्म अगर एक हो गया तो इस केस में देखो कि क्या ये x माइनस ए और ये x माइनस ए कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंसिल होगा तो एफ ऑफ ए के साथ क्या मुझे लिमिट लगाने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ ए एंड देन प्लस लिमिट x टेंस टू a, और ये क्या हो जाएगा माइनस a, और फिर उसके बाद हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई है एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a, जो कि हमें चाहिए थी। और आप मुझे अब खुद बताओ दैट दिस विल बी हियर ऑफ एफ ऑफ a, और यहाँ पे माइनस a कॉन्स्टेंट है, बट इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट एफ डैश a। तो क्या मैं यहाँ माइनस a इंटू एफ डैश a लिख सकती हूँ, बिल्कुल ना। जस्ट सी, यही तो है अपना रिजल्ट, देख लो ऑप्शन में। सो एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए, पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। अंडरस्टूड कि कैसे हमारे पास जो वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है उससे हमने इस तरह के लिमिट में भी वैल्यू अपने हिसाब से पुट करके निकाल ली है। क्लियर? तो चलो एक देखते हैं और भी अच्छा सा क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। देख सकते हो, आप ये मत समझना कि क्वेश्चन नंबर 18 पे कैसे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि तीन कॉन्सेप्ट डाउन हमने कर लिए हुए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे 16 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हमने 17 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसे देखें। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि फंक्शन क्या है भाई, डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है। विथ एफ डैश ए इक्वल्स टू 2 एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 4, देन आपको इस लिमिटिंग वैल्यू को बतानी है कि क्या वैल्यू ये ले सकता है इन सारे ऑप्शंस में से। और ये क्वेश्चन देख सकते हो आया हुआ है जेईई मेन
2021 में, करेक्ट। और जो हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में, आप वहाँ से इसे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। सबसे पहली बात हमें निकालनी है कौन सी वैल्यू, हमें निकालनी है लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। यहाँ पे है a इंटू एफ ऑफ एक्स, फाइन, माइनस x इंटू एफ ऑफ a एंड डिवाइड बाई क्या है, x माइनस a है। और यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे बोला गया है दैट यहाँ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a। तो सबसे पहले जैसे ही ये बात बोली जाए, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट एफ डैश a जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू a और यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय परफेक्ट एक्स माइनस ए। जितनी बार ये वाली वैल्यूज़ आप लिखोगे ना, ये फॉर्मूला लिखोगे, लेट मी टेल यू कि उतना ही आपको इजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने बच्चों को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि इस वाले फॉर्मूले में यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कन्फ्यूज़न में रहते हैं और कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा माइंड में बिठा लो इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कि 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए, तो गलती कभी नहीं होगी। देखो x टेंस टू a है, दैट मीन्स 0/0 होना चाहिए, तो x माइनस ए डायरेक्टली आप नीचे लिख पाओगे, ठीक है। और ऊपर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए करेंगे तभी 0 होगा। जब h रखते थे तब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे h टेंस टू जब 0 होता था तो सिंपल सिर्फ h लिख देते। लेफ्ट हैंड में एक्सेप्शन था कि माइनस एक्स हम रखते थे, माइनस एच, बिकॉज हम जो ऊपर रखते हैं एफ ऑफ के फॉर्म में, जिसका भी वो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, उसी में से हम दूसरे वाले वेरिएबल को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी आता है। कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी देख लिया है सबका। तो वही है कि फॉर्मूले में आप जितनी बार लिखते जाओगे ना, माइंड में चीज़ें बैठती जाएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डन हो गया। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें पता है, और ये सारी वैल्यूज़ भी हमें पता है, जिसे हमें बाद में यूज़ कर लेना है, तभी हमारे पास इस तरह का ईजी फॉर्मेट आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए करना होगा। और यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वही एक्स है, इसके साथ यहाँ ए है, तो क्यों ना मैं सेम तरीके से जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था यहाँ पे भी कर ले। तो क्यों, अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स रख रही हूँ तो यहाँ चलो मैं क्या करती हूँ, ए इंटू एफ ऑफ ए कर देती हूँ, ठीक है, ईजी हो जाएगा, ठीक है, डन। क्योंकि अगर मैं ए अगर यहाँ कॉमन ले लूँ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए, डन। तो चलो अगर मैंने यहाँ माइनस किया तो मुझे ऐड भी तो करना होगा, तो a इंटू एफ ऑफ ए कर देते हैं, और साथ में क्या था, x इंटू एफ ऑफ ए था यहाँ, तो चलो उसको भी रहने देते हैं। अब डिवाइड बाय क्या हो गया अपने पास, x माइनस ए, ठीक है। कलर चेंज। अब हम यहाँ पे आते हैं आगे। अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ अगर मैं a कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, जो कि हमारी रिक्वायर्ड यहाँ पे नेसेसिटी थी, डिवाइड बाय x माइनस ए, ठीक है, डन। अब यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस, अगर मैं एफ ऑफ ए कॉमन ले रही हूँ तो मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे चलो ए माइनस एक्स मिल रहा है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। नाउ जस्ट सी, डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, यहाँ a माइनस एक्स मिला, तो अगर मैं इसे कैंसिल कराना चाहूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस ए ही आएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, f ऑफ a की जगह माइनस एफ ऑफ ए, तो ये क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो लिमिट लगाएंगे हम कहाँ, कहीं नहीं, बस एज इट इज़ ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए, करेक्ट। सो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आई है अब वो क्या हो गई है, x टेंस टू ए, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा फंडा हमारे पास अब क्लियर है कि दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें तो पता ही है, सो दिस इज नथिंग बट ए इंटू एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए। नाउ जस्ट सी, a इंटू एफ डैश ए, जैसे ही हमने एफ डैश ए की वैल्यू लिखी, हमें पता है दिस इज 2, सो व्हाट वी कैन से कि 2a हो गया है, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हमें पता है 4 है, सो द आंसर विल बी नथिंग बट व्हाट, 2a माइनस 4। देखो ऑप्शन कौन सा है, सो 2a माइनस 4 इज ऑप्शन बी, सो दिस विल बी योर आंसर, डन, क्लियर है। तो देखो जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से निकाल लिया, करेक्ट। तो चलो आप देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2004 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। इफ एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंशिएबल तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट इज व्हाट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का बोलो, डिफरेंशिएबिलिटी का बोलो, अब तो आपके लिए सब बराबर है, करेक्ट।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ के ये मैं समझ रहा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, सबसे मर्ज होके आता है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट हर जगह अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो हर जगह का कॉन्सेप्ट लिया गया है, इतना ध्यान रखो, तीनों ही कॉन्सेप्ट को मर्ज किया गया है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात, जो नया वर्ड आपके सामने आया है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको तो बिल्कुल नया नहीं लग रहा होगा, बट अगर आपको नया लग रहा है इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारा उसमें भी दिया हुआ है जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रही थी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लेस देन। स्ट्रिक्टली का मतलब जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते थे दैट मीन्स या तो ग्रेटर होता था या तो लेस होता था। अगर मैं स्लैक इनइक्वालिटी बोलती थी तो इक्वल टू के साथ आता था, ग्रेटर देन इक्वल टू या तो लेस देन इक्वल टू। तो वहीं से कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि अपना जो एफ डैश एक्स होता है वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो सिर्फ होगा, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट यही अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग कहा जाता है। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? ये हुआ अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। और अगर मैं बोलूँ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा अपना सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये है अपना डिफरेंस इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो यहाँ ये बोल दिया गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हमें समझ लेना होगा दैट एफ डैश एक्स जो है वहाँ यहाँ पे वो क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन जीरो हम बोल सकते हैं आसानी से। डन, क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ। तो सबसे पहली बात है कि हमें चाहिए लिमिट x टेंस टू जीरो और यहाँ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स है यहाँ माइनस एफ ऑफ जीरो है, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा बिकॉज x टेंस टू जीरो है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा x माइनस जीरो, दैट मीन्स x ओनली। क्लियर, हम कर सकते हैं ना ये काम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, चलो तो ये बात हमने कर ली। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा ही हमारे पास एक लॉपिटल रूल रहता था जो कि क्या कहता था, जब भी अपने पास जो फंक्शन में आती है लिमिटिंग वैल्यू के साथ ये वाली पूरी की पूरी टर्म, अगर ये अपना 0/0 फॉर्म होता है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉपिटल रूल हम लगा सकते हैं। और लॉपिटल रूल में हम करते यही थे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम पहले यहाँ लेंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक बारी ऊपर नीचे और चेक करते हैं कि क्या अभी भी 0/0 फॉर्मेट में है। अगर है तो हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तब तक जब तक कि वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू ना आ जाए, दैट मीन्स वो 0/0 फॉर्मेट को छोड़ के एक नॉर्मल डिफाइंड वैल्यू ना दे दे। करेक्ट, यही करते थे ना? यस। तो यहाँ पे इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप सिंपल तरीके से जैसे मैंने लास्ट के क्वेश्चंस किए हैं पहले और दूसरे, उसको आप जैसे कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे थोड़ा मोड़ा टिकड़म लगाओगे और यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर x से नीचे x से भी कर सकते हो, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स जैसे ही आएगा तो इसे आप डैश x लिख सकते हो और फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। या तो एक सिंपलेस्ट तरीका जो है ये यहाँ ये है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बिल्कुल कम टाइम लगाना है, और कम टाइम लगाने के लिए अगर मैं यहाँ लॉपिटल रूल लगाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो तो रहेगा एज इट इज़। आपने डेरिवेटिव जब किया था चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में तो डिफरेंशिएट करना तो सीख ही लिए थे, राइट? कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है क्या, कंपोजिट फंक्शन है, याद है ना? और कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, फिर हम उसके अंदर जो रहता था फंक्शन उससे डिफरेंशिएट करते थे। डू यू रिमेंबर दैट? यस। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या लिखूंगी, एफ डैश एक्स स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज यहाँ क्या बोला गया है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अगर मैं x की जगह पे एक्स स्क्वायर भी रखूँ तब भी वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है, करेक्ट। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स स्क्वायर होगा। अभी इसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज वी हैव टू अप्लाई हियर चेन रूल, या तो आप बोलो कंपोजिट फंक्शन, तो इनटू क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, परफेक्ट 2 × x। डन।
ये काम अब हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब यहाँ एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स। डन। एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ बताओ मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स का हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो मिलेगा एफ डैश एक्स, एंड यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जीरो जो है वो बेसिकली है क्या, दिस इज नथिंग बट परफेक्ट अ कांस्टेंट नंबर, राइट, बिकॉज एफ ऑफ जीरो जैसे ही रखोगे तो सम कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है, तो हम आराम से लिख सकते थे नथिंग बट जीरो। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास वैल्यूज आई है वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ध्यान देना। अगर आप यहाँ चेक करो तो दिस इज बेसिकली, मैं यहाँ अगर इसको लिखना चाहूँ तो इक्वल टू, ये एक्चुअली दिस इम्प्लाइज नहीं, ये इक्वल टू होगा बिकॉज इसके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसको सेपरेट करने वाली हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, इसको अगर मैं लिख दूँ एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स एफ डैश एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं ना। हियर माइनस, फिर से मैं यहाँ अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखूँ तो अपने पास न्यूमिनेटर में भी एफ डैश एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एफ डैश एक्स है, तो बेसिकली ये और ये कैंसिल होकर मैं क्या देगा, -1 देगा, राइट। दैट मीन्स माइनस पहले से तो 1 ही देगा, दैट मीन्स -1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ पे जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो जैसे ही हम यहाँ जीरो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाली है वैल्यू, 2 इंटू जीरो, और यहाँ पे दैट मीन्स दिस जीरो इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, होगा या नहीं होगा, यस। इसका मतलब हमारे पास 2 इंटू जीरो इंटू एफ डैश जीरो डिवाइडेड बाय जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ डैश जीरो वैल्यू आ रही है। भले यहाँ पे आप जीरो प्लस एच ही क्यों ना लिख दो, अगर मैं यहाँ पे जीरो प्लस एच लिख दूँ तब भी चलेगी बात, राइट। दैट मीन्स एच टेंस टू जीरो के फॉर्म में भी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ 2 इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड हो फाइनाइट वैल्यू तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट जीरो ओनली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों ये ऐसी वैल्यू दे रहा है, बिकॉज ये हम तभी बोल सकते हैं जब फंक्शन की वैल्यू जो है कुछ एग्जिस्ट कर रही हो, वो जीरो ना हो। अगर ये एफ डैश एक्स नॉन जीरो है तभी हम बोल सकते हैं कि इस लिमिट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इसी वजह से तो लिखा गया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि एफ डैश जीरो जो है वो जो है वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगी, कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर हमारा डेरिवेटिव जो है वो जीरो से बड़ी वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब सम फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, तो फाइनाइट इंटू जीरो हमें पता ही है कि जीरो वैल्यू देता है, करेक्ट। और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू मिली है, -1, तो कायदे से यहाँ हमें वैल्यू कितनी मिली, 0 -1 ओनली, एंड दिस इज नथिंग बट -1, सो दैट्स व्हाई -1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्यों ये वर्ड लिखा गया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिकॉज हमें यहाँ चेक करना था कि एफ डैश जीरो जैसे ही बोला जा रहा है इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है। सो दैट्स वाई जीरो इंटू एनीथिंग विल बी नथिंग बट जीरो ओनली। सो जीरो और यहाँ से हमें -1 मिला, सो दैट्स वाई द आंसर इज -1। डन। तो चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। तो चलो इसको देखते हैं। If f(x) is given by this whole expression, then f(2 plus) is equal to, जैसे ही 2 प्लस लिखा गया मतलब क्या है, परफेक्ट RHD निकालना है, राइट। तो RHD का ही मतलब होता है ना कि हम यहाँ पे RHD किसी भी पॉइंट पे अगर बोलते हैं दैट मीन दिस इज नथिंग बट RHD एट 2, करेक्ट, बिकॉज 2 प्लस है तो इसी का तो मतलब है f(2 प्लस), और इसकी वैल्यू कितनी होगी, परफेक्ट लिमिट यहाँ हम लिखेंगे h टेंस टू 0 और 2 प्लस है, दैट मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2, दैट्स वाई इट इज ओनली h ना कि -h। डन, करेक्ट। तो देख रहे हो अगर फॉर्मूला माइंड में बैठ चुका है ना तो याद करने की जरूरत नहीं होती, सीधा समझना होता है कि भाई 0/0 फॉर्म है, और अगर प्लस कर रहे हैं दैट मीन्स 2 में ही तो हम प्लस करेंगे ना h, ठीक है, करेक्ट। चलो डन। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है, डन। अब मुझे बताओ f ऑफ 2 प्लस h का मतलब यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो 2 प्लस h जैसे ही आया दैट मीन्स ये फॉल कर रहा है इस वाले कंडीशन में, 2 प्लस है तभी इस वाले कंडीशन में। 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस h। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस h जो है x की जगह हमें क्या करना होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू रखनी होगी एज इट इज। तो x की जगह हो गया 2 प्लस h, प्लस क्या था 4 लिख दिया हमने,
डन, करेक्ट। तो ये रख देते हैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब इक्वल टू में भी इसी फंक्शन पे हम लाई करेंगे, दैट मीन्स 3x प्लस 2। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, 3x की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस क्या कर रहे हैं 4, तो इसको रहने देंगे एज इट इज, डिवाइड बाय अब क्या होगा ये h जो कि टेंस टू 0 है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 किया हमने, और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 हो गया, तो 10 लिखा, प्लस कितना हो गया 3 इंटू एच है, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 यहाँ से भी मिला, डिवाइड बाय h है तो 10 10 कैंसिल, h कैंसिल, बचा क्या बस 3, क्योंकि यहाँ पे अब h की वैल्यू रखने को है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नथिंग बट व्हाट 3। कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर। तो चलो अब डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट फिर भी यहाँ इसको विजुलाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट सी, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी फंक्शन का किसी पॉइंट सी पे, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डेरिवेटिव का मतलब है कि टैंजेंट का हम स्लोप बोल रहे हैं, करेक्ट। तो वहीं पे यहाँ मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि क्या है ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स इस ग्राफ में देखो, इस पिक्चर में देखो कि ये क्या है, एक अपना फंक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली फंक्शन जो है कुछ नहीं बल्कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस दिखाऊं, यहाँ ये अपना वाई एक्सिस है, तो फंक्शन जो है वो दिख रहा है ना कि ये अपना 0 वाला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे फंक्शन पूरी तरह से ये दिख रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन है, भले ही यहाँ -1 से लेके 3 तक में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसके बीच में तो फंक्शन जो डोमेन है इसका कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं हर एक पॉइंट पे फंक्शन का मैं टैंजेंट देखना चाहूँ तो वो किस तरह से आएगा, कुछ इसी तरीके से आएगा, राइट। अब देख रहे हो इसको मूव करते हुए, दैट मीन्स ये हर पॉइंट पे, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने चेक किया तो फंक्शन का जो यहाँ एक हमने टैंजेंट ड्रॉ किया वो ऑफ कोर्स क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस जगह पे स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। दैट मीन्स इट इज हर जगह पे, हर पॉइंट पे जो हम टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वो एक एक पॉइंट पे ही सिर्फ टच कर रहा है, करेक्ट। अब हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा उस पॉइंट पे वही होता है इसका डेरिवेटिव। क्लियर है ये बात तो हमने ऑलरेडी देख ली थी कि फंक्शन क्या है, दिस इज dy अपॉन dx जो हम निकालते हैं वो कुछ नहीं बल्कि tan थीटा ही होता है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टैंजेंट होता है, करेक्ट। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब और सिर्फ जब, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ there exists a unique tangent at that particular point। तो क्या कोई confusion होगी आपको, टेल मी। अभी हमने ग्राफ में भी देखा, इसका फंक्शन भी हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक ही यूनिट टैंजेंट होना चाहिए किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन में, तभी उस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। क्यों, आप समझो यहाँ पे फिजिकली से, अगर dy अपॉन dx को जो मैंने बोला था कि दिस इज नथिंग स्लोप जो है टेंजेंट का स्लोप है, दैट मीन्स tan थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा है, ऑफ कोर्स मान लो कि अगर मैं किसी फंक्शन y इक्वल्स टू कोई भी एक फंक्शन ले रही हूँ f ऑफ x, अब f ऑफ x के लिए जो मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका मतलब ये टेंजेंट का स्लोप है। तो अगर इसकी वैल्यू लेट अस अज्यूम मुझे y डैश की जो वैल्यू है वो मुझे 4 मिली है किसी पॉइंट पे, दैट मीन्स लेट x इक्वल्स टू c पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू 4 मिली है। अब अगर मैं इस पे दूसरा भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, दैट मीन्स जस्ट सी द एग्जांपल कि कोई भी फंक्शन है, अगर सोचो कि इस पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो आप बोलोगे कि हाँ भाई इसका जो स्लोप है वो यही है, दैट मीन्स थीटा यहाँ पे ये है। बट अगर मैं सेम पॉइंट पे एक दूसरा भी टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, लेट अस अज्यूम वहाँ मैंने ये ड्रॉ किया, तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पे तो भाई थीटा ये दिख रहा है। ऑफ कोर्स जो ये दोनों थीटा में डिफरेंस दिख रहा है, अगर ये एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, एक थीटा है तो दूसरा गामा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, भले ही बहुत छोटी सी डिफरेंस हो बट डिफरेंस दिख रहा है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू c पे वैल्यू 4 है और उसी पॉइंट पे अगर मैंने एक और स्लोप बनाया, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया और उसी पॉइंट पे अगर मान लो कि मुझे वैल्यू कुछ और मिली 5, तो क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे ना बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इक्वेशन में हम एक ही पॉइंट पे
ध्यान रखना एक ही पॉइंट पे जब x इक्वल्स टू सी लिया है तो उसी पॉइंट पे हमें फंक्शन की दो वैल्यू नहीं मिल सकती है, करेक्ट। तभी हम तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना। याद है ना माँ और बच्चे का रिलेशन क्या बताया था, अगर हम मैपिंग भी करते हैं A to B में तो इधर भाई बेबी बैठा होता है, उधर मदर बैठी होती है, एक बच्चे की एक ही माँ होती है, करेक्ट। एक माँ के दो बच्चे हो सकते हैं, तीन बच्चे हो सकते हैं, बट एक बच्चा एक ही माँ से ही कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स एक पॉइंट पे हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट पे हमें दो दो वैल्यू नहीं मिल सकती। तो जब x इक्वल्स टू हमने c रखा है तो आइदर 4 होगा या तो सिर्फ आइदर 5 होगा, ये दोनों वैल्यूज नहीं ले सकता। और ये वैल्यू y डैश जो है वो है क्या, डेरिवेटिव की वैल्यू, दैट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन की वैल्यू, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी बिकॉज वो तो एबिलिटी है। सो इट इज द यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू, दैट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक ही होगी। इसका मतलब वो है क्या, बेसिकली टेंजेंट का स्लोप है। इसका मतलब टेंजेंट उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, इसका मतलब वहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात अच्छे से पल्ले पढ़ी, समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी फंक्शन की अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक टेंजेंट ही होनी चाहिए। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पे, दैट मीन्स यहाँ जो ये क्वेश्चन है वो उसका आंसर क्या होने वाला है। और फंक्शन में है क्या, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन है देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट। और अभी अभी हमने क्या देखा था कि फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जो हम देख रहे थे उस पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक होना चाहिए, करेक्ट, हमने देखा था ना अभी अभी। तो टेंजेंट यूनिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आया तो आप मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ मॉड x की तो दैट मीन्स इसका जो ग्राफ क्या है वो ऐसा रहता है, करेक्ट, यही होता है ना। अब मुझे बताओ अगर इसको मैं बिना एक्सिस के बनाऊँ, ड्रॉ करूँ, तो इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगी। अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ में दैट मीन्स ये जो फंक्शन है उस पे क्या हर एक पॉइंट पे हमें यूनिक टेंजेंट मिल रहा है। देखो अगर आप इस साइड के लाइन पे चेक करो तो कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो किसी भी पॉइंट पे वो यही वाला स्ट्रेट लाइन देने वाला है। पता है ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एग्जैक्टली वही स्ट्रेट लाइन हो जाता है, करेक्ट, राइट। तो सिमिलरली इस साइड पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो भाई वो सेम स्ट्रेट लाइन है इधर भी। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपना, उस पॉइंट पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? क्या सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ करके देखो। टेंजेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना, सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे टच करे, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, थोड़ा दूर हो गया बट मैं चलो उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब बोलोगे ना दिस इज द टेंजेंट, करेक्ट। अगर मैं ये वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या अभी भी ये क्या दो पॉइंट पे टच कर रहा है क्या इस रेड लाइन को? नहीं, राइट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो कि पर्पल से मैंने ड्रॉ किया था, एकदम कॉर्नर में था, एकदम से एज पे था, उसी को बस टच करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट, करेक्ट। अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ तो क्या इसमें दिक्कत है? ये भी तो एक टेंजेंट ही है क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है इस कर्व को, इस ग्राफ को, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। दैट मीन्स ऐसे करके मैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ या नहीं इस पॉइंट पे? यस। तो बात समझ में आई? जब भी हमारे पास किसी भी कर्व में एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा या एज मिलेगा, शार्प एज मिलेगा, तो उस पॉइंट पे हम सो मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज वो कॉर्नर होगा, वो एज होगा, दैट मीन्स एक पॉइंट को वहाँ पे प्लॉट करेगा वो। और जैसे ही वो एक पॉइंट आएगा उस पॉइंट से, एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट। सो दैट्स वाई जैसे ही वो पॉइंट बनेगा हम सो मेनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो जब वहाँ पे इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पे जहाँ पे सो मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सके, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना इज इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स फंक्शन विल नॉट बी डिफ्रेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे फंक्शन के सो मेनी टेंजेंट्स हो, दैट मीन्स यूनिक टेंजेंट नहीं हो। क्लियर है बात? हर तरह से समझ में आ गई ये बात? चलो
अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये सारी चीज़ें थी समझदारी की। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको करते हैं हम ड्रॉ। x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 7 है, तो बहुत आसान सा तरीका भी बताऊंगी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का। बट जो बच्चे अच्छे से ग्राफ समझे थे उनको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं कि किसी भी ग्राफ में कोई भी फंक्शन है, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे ना, अगर इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप डायरेक्टली ग्राफ से समझोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ऐसा फंक्शन देखो, इतना तो समझ गया हो कि x माइनस 2 इसका मतलब अगर सिर्फ x माइनस 2 में ड्रॉ करती तो क्या होता, 2 × 2 राइट हैंड साइड शिफ्ट होता, करेक्ट यही होता ना, ठीक है। इसका मतलब 1 2 अगर ये यहाँ पे है तो 2 पे शिफ्ट होता, ठीक है, ओके। ये है अपना 0। अब मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, 10, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे वैल्यूज़ थोड़े से ड्रॉ कर लिए सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ग्राफ को जब भी ड्रॉ करना है सिंपल तरीके से सोचो कि 2 यहाँ पे रख के देखो, जब ये 0 आ जाएगा दैट मीन्स वो वैल्यू x की रखो जब 0 आएगा, तो 2 रखने पे दैट मीन्स 2 पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम 2 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ क्या होगा 2 - 7 दैट मीन्स -5, बट ये मॉडुलस है तो दैट मीन्स 5, तो 2 पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है, ठीक है, डन। सिमिलरली जब यहाँ x - 7 को हम 0 करेंगे दैट मीन्स x इक्वल्स टू हमें 7 रखना होगा। जैसे ही 7 रखोगे तो 7 - 2 कितना मिला, 5, तो सेम वैल्यू मिली। दैट मीन्स जब हम 7 रख रहे हैं तब भी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 5, ठीक है। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आपको हमेशा ही वैल्यू 5 मिलने वाली है। चेक कर लो, 5 रखोगे तो 5 - 2 3, 5 माइनस यहाँ पे 7 2, 3 + 2 5 मिला ना, डन, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया 2 से 7 के बीच में। अब देखो जैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 रख दो, सबसे इजी पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें बस 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें 0 पे मिल सकता है, बहुत ही ईजी तरीके से 0 जैसे रखोगे तो 2, यहाँ से 7 दैट मीन्स 9 मिल गई वैल्यू, तो दैट मीन्स हम 9 पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ तो आराम से ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जैसे कि ये 2 + 7 9 आया था, तो अगर आप 9 पॉइंट पे चेक करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी देख लो, 9 - 2 कितना हो गया, 7, 9 - 7 कितना हो गया, 2, 7 + 2 इज नथिंग बट परफेक्ट 9, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 9। तो हमने 9 पे वैल्यू 9 निकाली है, यहाँ पे भी हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ग्राफ आपको दिखा है प्लॉट होते हुए, आप मुझे खुद बताओ कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको दिख रही है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगी। जहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा, जहाँ एज बनेगा, और यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन ऐसे और ऐसे हो रहा है दैट मीन्स ये एज बना रहा है या नहीं, शार्प एज बन रहा है या नहीं। जब भी हम प्लॉट को ऐसे करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर बनता है या नहीं, बिल्कुल। एक रेक्टेंगल में, एक स्क्वायर में जब भी हम रोम्बस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जहाँ एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव करता है तो कॉर्नर बनता है या नहीं, सिर्फ एक पॉइंट को रिप्लिकेट करता है या नहीं, यस। तो सेम फॉर्मेट में यहाँ पे भी हो रहा है या नहीं, यस। दैट मीन्स एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला जहाँ हमें दिख रहा है कि एज है, और इस एज पे हम मोर देन 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस 2 पॉइंट्स विल बी हियर जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 2 है और दूसरा 7 है। सो द आंसर मस्ट बी 2 and 7। सो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, डन। तो चलो इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की, राइट। हमने देखा ना कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो यहाँ पे उसी कंडीशंस को हम एक बार अच्छे से रिकॉल करते हैं और समझते हैं वापस, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन मान लो कि f ऑफ x है, तो इसको हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे किसी पॉइंट c पे इफ़ एंड ओनली इफ हमारे पास कुछ कंडीशंस होने चाहिए। और वो कौन कौन से कंडीशन है, देखो सबसे पहली बात कि उस पॉइंट c पे फंक्शन अपना क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे फंक्शन पर डिफाइंड ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन को हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट जैसे ही आया, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट C है, तो फंक्शन ना इस जगह पे एक हॉलो हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। और उसके बाद फंक्शन अपना कुछ छोड़ के कोई वैल्यू यहाँ D पे आए हैं,
तब जाके फंक्शन अपना वापस डिफाइंड हुआ। अगर मैं फंक्शन को ऐसे ड्रॉ करूं और आपसे पूछूं कि क्या सी पे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? टेल मी। ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हमने एक अगर मैथमेटिकली भी सोचो तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या समझा है कि हम उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं, इक्वल बताते हैं, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरी हमने ज्योमेट्रिकली क्या समझी है उस बात को कि उस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप हमें जो मिलता है वही होता है डेरिवेटिव का वैल्यू, राइट। तो जब पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो हम स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे और स्लोप कैसे निकालेंगे? टेल मी, पॉसिबल है? नहीं ना। यस, समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। देन एक बात क्लियर हो गई। चलो दूसरी बात पे आते हैं। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये वाला फंक्शन देखा आपने जहाँ पे सी से डी के बीच में डिफाइंड ही नहीं था। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन हमने कुछ इस तरह से लिया है, यहाँ पे फंक्शन जो है ना उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिली, मतलब एग्जिस्ट तो कर रही है बट वो कुछ इस तरीके से है इस सी पॉइंट पे। दैट मीन्स पहले हमारा फंक्शन जो था यहाँ से यहाँ गया बट यहाँ हॉलो हुआ, वहाँ से जंप हुआ और फिर हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आई, बट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू भी है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। तो सी के बाद वाले पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है, सी के पहले वाले पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, बट इस सी पे जो है फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूस है हम बोलते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे इज नॉट डिफरेंशिएबल। व्हाई? टेल मी। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बनाओगे तो उसकी तो स्लोप हम निकाल सकते हैं, बट टेल मी कि अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो क्या यहाँ वो इक्वल है? बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में स्लोप यहाँ पे मिलेगा आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स दोनों ही जगह हमें क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमेशा ध्यान रखना, पहली बात कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरी बात कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। तो ये बात भी क्लियर हो गई। डन। तीसरा कंडीशन है कि LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD, जो कि हमने अभी अभी बात करी। ये तो हमें पता ही है कि दिस फॉर्मूला मस्ट एग्जिस्ट। दैट मीन्स कोई भी लिमिट को, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं और लिमिटिंग वैल्यू तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? LHD मस्ट बी इक्वल्स टू RHD एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट C। दैट मीन्स यहाँ पे कायदे से अगर मैं इसे लिखूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखूंगी, यहाँ क्या हो जाएगा? C पे लिया है, दैट मीन्स C माइनस h। गॉट इट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो C माइनस करते हैं, माइनस ऑफ f ऑफ C डिवाइड बाय माइनस h। क्लियर? अब तो अच्छे से समझ में आती है बात आप लोगों को। सिमिलरली लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या होगा? f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C डिवाइड बाय ओनली h। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन जो है अपना उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, फंक्शन के पास क्या होनी चाहिए वैल्यू? अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, ये लिमिट अगर मान लो इक्वल है बट दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? तब भी बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब भी हम यहाँ इसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स इस LHD एंड RHD की जो वैल्यू होनी चाहिए, उस लिमिटिंग वैल्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जस्ट डिफाइंड होनी चाहिए। दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसको एग्जिस्ट करना ही करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? वो डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? अंडरस्टूड? आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं किसी भी फंक्शन में स्लोप को बोल दूं कि वो इनफाइनाइट है, दैट मीन्स अगर अपना tan थीटा हो जाता है इनफाइनाइट, करेक्ट? तो जब हम tan थीटा को इनफाइनाइट बोलते हैं इसका क्या मतलब है? कि वो नॉन एग्जिस्टिंग है, करेक्ट? तभी हमने tan थीटा के लिए जो डोमेन बोला है, डोमेन क्या बोला हुआ है कि कोई भी हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं बट वहाँ पे 2n + 1 × π/2 पे नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? R - 2n + 1 × π/2। याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने अच्छे से इसको एकदम घोल के पी लिया था, करेक्ट?
वाई? बिकॉज जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का तो वो कैसा होता था, ऐसा होता था ना। इसका मतलब ही यही था कि π/2 पे आप जब भी इसे ड्रॉ करोगे तो हम इसको रीच कर ही नहीं सकते, बिकॉज -∞ एंड +∞ पे रीच करता है, करेक्ट। तो जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू मिलेगी ही नहीं वहाँ फंक्शन के हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं। तो सोचो कि अगर आप यहाँ पे स्लोप इन्फाइनाइट मिलेगा, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स फंक्शन की डेरिवेटिव वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सो दैट्स वाई एफ डैश एक्स जो है मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? ये बात अगर समझ गई तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 22 में जो लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या है यहाँ? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, जहाँ x जो है दैट मीन्स को डिफाइन किस रेंज में किया गया है, किस इंटरवल में किया गया है, 0 से लेके 2 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू व्हाट। तो मुझे बताओ कि जैसे ही ग्रेट इंटीजर फंक्शन आया, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे कंटिन्यूटी में भी, आगे भी डिफरेंशिएबिलिटी में भी करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं एकदम छोटे से क्वेश्चन से। तो बॉक्स एक्स अगर मैं बोलूँ, सबको पता है एक बच्चा लॉलीपॉप लेके भागता जाता है, करेक्ट, यही है इसका ग्राफ, राइट। हमने ऐसे ही बनाना सीखा है ऐसे, राइट, मीनिंग भी अच्छे से समझा है। अब मत बोलना कि मीनिंग नहीं पता है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो 0 से लेके 2 के बीच में, दैट मीन्स 0 पे ओपन 2 पे भी ओपन, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो मैं आराम से इसे इरेज कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, करेक्ट है ना। 0 से 2 के बीच में है, दैट मीन्स अब मैं अगर फंक्शन को डिफाइंड करी हूँ तो 0 से लेके 2 के बीच में अपना फंक्शन डिफाइंड है, करेक्ट। जहाँ पे 0 पे भी ओपन है 2 पे भी ओपन है, दैट मीन्स यहाँ पे भी ओपन ले लो, यहाँ पे भी ओपन ले लो। इन दोनों के बीच में आपको फंक्शन कहाँ पे दिख रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। अभी अभी हमने देखा कंडीशन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। 0 से लेकर 2 के बीच में हर पॉइंट पे हमें वैल्यू तो मिल रही है कुछ ना कुछ, भले ही 1 पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी यहाँ इस लाइन पे, बट ऊपर मिल गई, 1 पे मिल गई हमें वैल्यू, है कि नहीं। यस, 1 के बाद हमें 1 वैल्यू मिलती है। बट दूसरा कंडीशन क्या देखा था हमने कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जहाँ पे भी हमें देखना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप मुझे बताओ इस डोमेन में कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो दिस 1 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ नहीं है, इस पॉइंट 1 पे। इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है, आसमान जमीन का डिफरेंस है। सो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 1 एक ऐसा पॉइंट है इस पर्टिकुलर डोमेन में जहाँ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? सो आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आए हैं इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।